बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। बेटा जो है वो बायोमॉलिक्यूल का जो कार्बोहाइड्रेट का पहला लेक्चर था वो मुकम्मल हो गया था। दूसरे लेक्चर में जो है बेटा वो मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करनी है। चलें इसको हम स्टार्ट करने लगे। देखो बेटा यहां पे आप कार्बोहाइड्रेट को जो है बेटा वो मुख्तलिफ सैकराइड्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है इनको शुगर्स कहा जाता है और लैटिन में शुगर्स को सैकरॉन का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल होता है। वहीं से ये लफ्ज ड्राइव हुआ सैकराइड का। मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। इस टर्म को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा सबसे पहले तो जो है वो अब आप देखें यहां पर मोनोसैकराइड लिखा हुआ। मोनोसैकराइड के अंदर 2 to 7 कार्बन होता है। मैं दोबारा बताऊं कार्बन होते हैं, ये लिख भी रहा हूं, ठीक हो गया। और जो ओलिगोसैकराइड होते हैं उसमें जो है बेटा 3 to 9 मोनोसैकराइड होते हैं। कार्बन की बात नहीं कर रहा मैं, मोनोसैकराइड होते हैं। मतलब ये लिटरेचर की बात बोल रहा हूं। आप जो रेफरेंस किताबें पढ़े वहां से मैंने ये जो है वो वैल्यू आपके लिए, क्योंकि बच्चे कहते हैं शायद 10वां भी इसमें शामिल है। 10वां इसमें शामिल नहीं होता। 3 to 9 होता है। किसी एक आध बुक को छोड़ के ना ज्यादातर में यही बात लिखी है कि टोटल जो है वो ओलिगोसैकराइड के अंदर 3 से लेके 9 तक मोनोसैकराइड होते हैं, कार्बन नहीं होते। और पॉलीसैकराइड में 10 या 10 से ज्यादा होंगे। 10 या 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड अगर आपस में जुड़े हुए हो तो वो पॉलीसैकराइड की टर्म में कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं। डाइसैकराइड के अंदर जो है बेटा वो 2 मोनोसैकराइड होंगे। 2 मोनोसैकराइड तो वो डाइसैकराइड है। 3 से लेकर 9 तक वो ओलिगो है। 10 या 10 से ज्यादा पर वो पॉलीसैकराइड की कैटेगरी में जो है बेटा वो फॉल करेगा। चले उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा ये जो है वो जो मोनोसैकराइड होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। ये टेस्ट के अंदर स्वीट होते हैं। जबकि जैसे जैसे कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है इनकी जो स्वीटनेस है वो कम होती जाएगी। ये लेस स्वीट हो जाएगा और ये फाइनली जो है ये टेस्टलेस हो जाएगा। फिर इसी तरह सोलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात करें, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे। कार्बन तो नॉन पोलर होता है, तो ये वाटर के अंदर जो इसकी सोलेबिलिटी है बेटा वो कम होती जाएगी। इसमें ज्यादा सोलेबल होंगे, लेस सोलेबल होंगे और ये बिल्कुल स्प्रिंगली सोलेबल और इनसोलेबल हो जाएंगे। ये तकरीबन पॉलीसैकराइड इनसोलेबल इन वाटर होता है। मोनोसैकराइड सिंगल यूनिट है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। अगर इसको तोड़ भी दिया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबली इसको ब्रेक नहीं कर सकते आप। लेकिन ओलिगोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड को आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो और उसको मोनोसैकराइड में बदल सकते हो। इसका जनरल फार्मूला जो है बेटा वो CH2ON होता है, जबकि इसके फार्मूले में N-1 जो है बेटा वो आ जाएगा। यहां पे आप इसको नोट कर सकते हैं। चले यहीं से अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं मोनोसैकराइड्स को। अब ये जो मोनोसैकराइड्स है ना, मैंने अभी कहा है कि इसके अंदर 2 to 7 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। आपकी अगर आप सिलेबस को देखें ना तो 2 to 7 इसमें कार्बन है। अब 3 कार्बन वाले को ट्राइओस बोलते हैं। अब वही बात आ गई जनाब, इसका यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, ये हम कैसे याद करें? बेटा मैंने कहा था कि आपने याद रखना है, मेरी जो मैंने रेशियो बताई थी आपको वो ये वाली 1 to 1। देखो अगर इसमें 3 कार्बन है तो बेटा 3 ही ऑक्सीजन होंगे और डबल हो गई हाइड्रोजन, ठीक हो गया। फिर आपने इनकी एग्जांपल्स याद करनी है, इनकी एग्जांपल्स याद करनी है। इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है बेटा वो आ जाएगा, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट जो है बेटा ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसी तरीके से आ जाते हैं 4 कार्बन वाला। देखें 4 कार्बन है तो 4 ही ऑक्सीजन होने, और हाइड्रोजन डबल कर दो 8, तो आप ये देख लें ये ऐसे ही है टेट्रोस। इसके हवाले से यहां से एमसीक्यूज आता रहा है कि ये रेयर होता है और ये मोस्टली बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये लाइन आपने याद करनी है कि ये रेयर है और ये जो है बेटा वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। फिर आ जाते हैं बेटा पेंटोज की तरफ। पेंटोज ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। जैसे राइबोज है, ये आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए में मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने समझाया था, जो है बेटा डीऑक्सी राइबोज की शक्ल में ये वहां पाया जाता है। इसी तरह हेक्सोज ये भी कॉमन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये इनकी एग्जाम्पल है। इसी तरह हेक्टोज की बात कर लेते हैं, ये जो है बेटा ये ज्यादातर नहीं पाई जाती, ये भी रेयर होते हैं, बट इसकी आपकी बुक में मेंशन नहीं है। चले यहां से अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करनी है वो करनी है हमने जो है पॉलीसैकराइड्स की।
यहां पर भी कुछ बातें हैं जो बेटा आपने मेमोराइज करनी है, वो कौन कौन सी है, वन बाय वन जो है बेटा वो हम उनको लेकर चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो किस ऑर्गेनिज्म में, देखें स्टार्च ज्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है ना, उसकी बॉडी का पार्ट है। ग्लाइकोजन जो है बेटा वो एनिमल्स ग्लाइकोजन की शक्ल में फूड को स्टोर करते हैं और वो फूड उनके मसल और उनके लीवर में स्टोर होती है। जबकि सेलुलोज भी प्लांट्स में पाई जाती है और सेलुलोज जो है ना बेटा ज्यादातर उनके जो है वो सेल वॉल का हिस्सा होती है। देखिए ना ये सेल वॉल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट्स में, ये बात याद रखनी है आपने। फिर लोकेशन अगर आप देखो स्टार्च की, प्लांट के अंदर ये फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, सीड्स में और ट्यूबर्स में पाया जाता है, ठीक है ना, और ये लिवर और मसल में पाया जाता है। हमारे यहां खुराक का जो ज्यादातर हिस्सा होता है बेटा वो स्टार्च पर मुश्तमिल, हमारी फूड ज्यादातर स्टार्च होते हैं, जैसे गंदम, चावल, मकई, चना, ये सारे स्टार्च हैं और हम देख रहे हैं हमारी खाना इन्हीं के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो मेजर फूड है ये हमारा। जबकि ग्लाइकोजन हमारी मेजर स्टोरेज है, फूड नहीं है, ये स्टोरेज है। और सेलुलोज तो वैसे ही हम जो है प्लांट के सेल वॉल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। स्टार्च ये ब्रेक होगा तो ग्लूकोज बनाएगा, ग्लाइकोजन, ये तीनों के मोनोमर जो है बेटा ये ग्लूकोज ही होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। फिर सोलबिलिटी की बात करें तो इसमें जो स्टार्च होता है ये दो एग्जांपल है इसकी। एक इसकी होती है अमाइलोज, अमाइलोज वाटर सोलेबल होती है, हॉट वाटर के अंदर ये सोलेबल हो जाते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट होती है, इजीली सोलेबल। जबकि अमाइलोपेक्टिन होती है ब्रांच, ये वाटर में सोलेबल नहीं होती। ये दोनों एग्जांपल्स भी वाटर में इनसोलेबल के। फिर यहां पे ना एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए बेटा फर्ज कर लें कि जनाब ये आपके पास एक बीकर है और इसके अंदर ना एक वाइट कलर का सोल्यूशन आपने डाला हुआ है, ठीक है ना, ये बना रहा हूं ना, फर्ज कर ले वाइट कलर है वो, आपको नहीं पता वो व्हाइट कलर वाला सॉल्यूशन स्टार्च है, ग्लाइकोजन है या सेलुलोज है, आपको नहीं पता। अब आप क्या करें, अब आप पता क्या करें, इसके अंदर डाल दें आयोडीन, आयोडीन डाल दें। आयोडीन डालने से अगर इसका कलर हो गया ब्लू तो इट विल बी अ स्टार्च, और अगर इसका कलर हो गया रेड तो इट विल बी अ ग्लाइकोजन, और अगर इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, वो व्हाइट था पहले, अभी भी आयोडीन डालने से भी वो व्हाइट ही कलर का है, तो फिर नो कलर चेंज हुआ तो वो हुआ सेलुलोज, ठीक है ना। नो कलर में या कलरलेस वो अगर रह जाता है, कलरलेस रह जाता है तो इट विल बी अ सेलुलोज, ठीक है ना, ये लिखा हुआ गिव नो कलर। तो ये बात जो है बेटा वो आपको समझ आनी चाहिए। अब थोड़ा सा जो है ना वो हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि स्टार्च बेसिकली टू फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। ये देखें, एक होता है अमाइलोज, एक होता है बेटा कौन सा होता है, अमाइलोज, ये अमाइलोज है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। देखिए बेटा अमाइलोज अनब्रांच होता है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती, ये स्ट्रेट फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जबकि ये ब्रांच है, इसके ये स्ट्रेट होता है और इसमें सिर्फ 1,4 यानी एक ग्लूकोज का पहला और दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। इसमें 1,4 भी होती है, 1,6 भी होती है। 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये ब्रांच है, ठीक है ना, ये ब्रांच होती है। ये पानी में हल हो जाता है, ये पानी में हल नहीं होता, ये प्रॉपर्टी भी आप देंगे। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप इसके स्ट्रक्चर, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर आप देखें ना, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आ जाता है। इसी तरह यहां पर जो है बेटा 1, 2, 3 और ये 4, अभी मैंने कहा था ना कि 1 और 4 के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, सिर्फ स्ट्रेट होता है ये। जबकि यहां अगर आप देखो तो बेटा यहां पर 1, 4 इसकी स्ट्रेट है और ये जो है 6 आप देखो ना, 6 लिखा हुआ और ये 1 और 6 के दरमियान में इसके अंदर ब्रांच है ना, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये ब्रांच है, वो जो है अमाइलोज जो है बेटा वो स्ट्रेट चेन होता है। अब आपको एक और बात बताता हूं, देखो बेटा अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, इन दोनों में ये सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है जी, सिमिलैरिटी है कि इनके अंदर बॉन्डिंग 1,4 और 1,6 ब्रांच पाई जाती है। इसमें भी 1,4 और 1,6 जो है ये ब्रांच होती है, 1,6 ब्रांच होगी और 1,4 स्ट्रेट होगा, ये सिमिलैरिटी है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस होता है वो भी बेटा मैं बता देता हूं, इनमें छोटा सा डिफरेंस भी होता है अमाइलोपेक्टिन में और ग्लाइकोजन में। टेक्निकल बात है, देखो बेटा ग्लाइकोजन के अंदर जो है जो ब्रांचिंग होती है ना, ब्रांचिंग, ये जो 1,6 वाली ब्रांचिंग है,
चले इसको दोबारा लिख देता हूं, 1,6 वाली जो ब्रांचिंग है वो मोर फ्रीक्वेंट होती है, यानी ब्रांचेस ज्यादा पाई जाती हैं। मतलब 20 एक मोनोमर गुजरेंगे उससे पहले ही ब्रांच आ जाती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में 20 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल गुजर जाएंगे उसके बाद एक ब्रांच आएगी, फिर 20 मोर देन 20 गुजरेंगे फिर एक ब्रांच आएगी। लेकिन ग्लाइकोजन की शक्ल में ऐसा नहीं होता, ग्लाइकोजन की सूरत में ना पहले ही ब्रांच जो है बेटा वो आ जाती है, तो मोर ब्रांचिंग जो है बेटा वो पाई जाती है ग्लाइकोजन में। अमाइलोपेक्टिन के अंदर जो है बेटा ऐसा कम होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा वाली बात जो है वो आपको समझ आ गई है। चले उसके बाद मोनोसेक्राइड की जनरल बातें जो है बेटा वो हमने डिस्कस कर ली है। अब ये वाली जो स्लाइड है ना ये भी मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा इसमें भी आपको समझनी है बात। देखें ये जो तीनों, ये जो सारी एग्जांपल दी हुई है ना ये वाली, ये एल्डोज की है, ये एल्डोज शुगर है, ठीक है ना। और ये जो एग्जांपल है ना ये कीटोज है, कीटोसिस है। अब देखो बेटा ये बना हुआ है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, और ये होता है डाई हाइड्रोक्सी बेटे एसीटोन, ये लिखा हुआ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन वाला एक जो है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट, आप देखें ना ये इसके अंदर ये इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, और बाकी पॉलीहाइड्रोक्सी होने की वजह से पहले को छोड़ के हर एक के साथ OH लगा दिया। डाई हाइड्रोक्सीटोन में ये कीटोन है ये वाला, बाकी के साथ हमने OH लगा दिया। इन दोनों को इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। अब बेटा इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं इनको? इस वजह से कहते हैं, अगर आपको याद हो सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में जहां पर प्रिपरेटरी फेज खत्म हो रहा है और ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट हो रहा है, उसके इन बिटवीन में देखो ये दोनों बने हुए हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। यही वजह कि इनको इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन जो है बेटे वो कहा जाता है। मेरी बात, मेरा ख्याल आपको समझ आई होगी। ये जो है बेटा एग्जांपल जो है बेटा ये देखें, इसके अंदर कार्बन है 1, 2, 3, 4 और 5, ये रहा उसकी एग्जांपल है। ये जो है बेटा ये एग्जांपल जो है आपको दिखाई दे रही है, ये ग्लूकोज की एग्जांपल है, ग्लूकोज, और ये एग्जांपल है बेटे ग्लैक्टोज की। ये आपको याद रखना। देखिए ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज ये एक दूसरे के आइसोमर, जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ये भी एक दूसरे के आइसोमर है। फर्क क्या है जनाब? ग्लैक्टोज में जो कार्बन नंबर 4 होता है, 3 के साथ साथ 3 में तो है ही लेफ्ट पर, 4 पे भी लेफ्ट पर है, जबकि ग्लूकोज में OH राइट पर होता है चौथे कार्बन पे। बस इसमें चौथा कार्बन वो भी लेफ्ट पर है, बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज के अंदर, सिर्फ इतना माइनर सा फर्क होता है, ये याद रखना। ये बेटा ये राइबोज है, एल्डो शुगर को राइबोज, ये राइबोलूज है। राइबोलूज जो है बेटा थोड़ा सा नाम चेंज होता है, ये कीटो शुगर है, देखे ना ये कीटो ग्रुप इसके अंदर है, और ये स्ट्रक्चर बेटा बना हुआ है फ्रक्टोज का, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज के। ये बेटा आपने याद रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये भी एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेटा सेम है, बट एल्डो और कीटो का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। चलें आगे और बातें डिस्कस करते हैं। ये मैंने जो आपको करवा दिया था बेटा, देखिए इसमें 1-2 बातें आपने याद रखनी है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इसके अंदर आपने क्या क्या बात याद रखनी है बेटा? इसके अंदर आपने याद रखना है जो है बेटा कि जनाब जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा, ठीक हो गया, तो बेटा बनेगा क्या? बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज मिलेगा तो बनेगा माल्टोज, ठीक हो गया। इसी तरह जब ग्लूकोज मिलेगा ग्लैक्टोज से, ठीक हो गया, तो बेटे बनेगा क्या? बनेगा लैक्टोज, ठीक हो गया। चले मैं एक नीचे लिख देता हूं, जब मिलेगा ग्लूकोज मिलेगा फ्रक्टोज से, तो बेटे बनेगा जो है वो क्या बनेगा? सक्रोज बनेगा। ये माल्टोज पाया जाता है फ्रूट्स में, लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में, ये डाइसैकराइड्स हैं, और सक्रोज जो है बेटा ये शुगर केन जो होती है ना, जो चीनी जो बनाई जाती है शुगर केन, उसमें जो है बेटा ये सक्रोज जो है वो बनता है।
ठीक है ना। ये बातें जो हैं वो आपने थोड़ी सी इस स्लाइड में मैंने ये बातें बतानी थी आपको, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से जो है वो खासी इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात मैंने और बतानी है, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है ना, उसमें वो मैं बता दूं, फिर मैं आगे चलता हूं। देखो ये आखिरी स्लाइड मैंने डिस्कस करनी है जो है बेटा। देखिए ये डायग्राम आपको क्या बताना चाह रही है, ये आपको कुछ सेलुलोज के बारे में मालूमात देना चाह रही है। जो सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज बेटा हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते? क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उसको कहते हैं सेलुलेज। वो हमारे पास नहीं होता, सेलुलेज नहीं होता हमारे पास, ठीक हो गया। सेलुलेज जो है बेटा ये हमारे पास नहीं है। अब ये जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, देखें ये दिखाई दे रहे हैं हर्बीवोर्स जो घास खाते हैं, इनकी ना इंटेस्टाइन में, किसमें? इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। घास वो खाते हैं, सेलुलोज ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में और उनके ब्लड में चला जाता है। हम भी खाते हैं, घास तो नहीं खाते लेकिन हम सब्जियां खाते हैं, हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, उनके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है। तो फिर उसके साथ क्या होता है बेटा, वो सेलुलोज देखें उस सब्जी के बाकी कंपोनेंट ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होके ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन ये जो रह जाता है सेलुलोज, ये बगैर ब्रेक हुए ऐसे ही अनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारे फीकल कंटेंट से बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक हो गया ना। एक बच्चा मुझे सवाल पूछता है, एमडी कैड का स्टूडेंट था, वो मुझसे सवाल पूछ रहा था, सर अगर सेलुलोज का उस बंदे को इंजेक्शन लगा दे, डायरेक्ट ब्लड में डाल दे। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात कही। सेलुलोज का अगर डायरेक्ट इंजेक्शन उसको लगा दोगे तो वो मर जाएगा। पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में ये जो होते हैं ये ब्लड में नहीं जाते। हमारा जीआईटी सिस्टम इन पॉलीसेकेराइड्स को ब्रेक करके मोनोसेकेराइड में बदलता है, फिर ये ब्लड में जाते हैं। अगर आप इसको पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में ब्लड में डाल देंगे तो वो बंदा उसी वक्त उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, ये वाली हमाकत नहीं करनी। पहले डॉक्टर बन जाओ, फिर ये बातें भी आपको जो है पता लग जाएंगी कि क्या नहीं करना। चले यहां पर बेटा हमारा टॉपिक हो गया मुकम्मल जो है। अब कार्बोहाइड्रेट में मैंने एक और टॉपिक आपको समझाना है, वो है डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। वो कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। चले यहां पर हमारा ये जो है बेटा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। आपके जहन में कोई सवाल है तो आप जरूर वो पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।